नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। चलिए साहब, तो अब हम लोग फिर जाएंगे। वी विल गो अगेन बैक टू द सेक्शन 21। हमने क्लॉज 6 पढ़ा था। 21 की क्लॉज 7, एनी विडो ऑफ हिज सन और ऑफ ए सन ऑफ हिज प्रीडिसीज सन, यानी कि विडो डॉटर इन लॉ, विधवा बहू या फिर विधवा पौत्र बहू, विडो ऑफ ग्रैंडसन, या ये दो विडो की बात करता है यहां पर क्लॉज 7 में। इनके साथ में क्या है, सो लॉन्ग एज शी डज नॉट रीमैरी, जब तक कि वो विवाह नहीं करती, पुनर्विवाह नहीं करती है। पी फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितने टेक्निकल चीजें मैंने बताई है ना आपको, वहां से क्वेश्चन सारे बनते हैं प्रीलिम्स का। ध्यान रखना कि अब ये है, किसकी बात कर रहे हैं हम, विडो डॉटर इन लॉ, यानी कि ससुर के लिए क्या हो गई है, बहू हो गई, बेटे की पत्नी, और बेटा हो गया, बेटे की हो गई डेथ। अब यहां पे कौन सा सीन हो गया, यहां पर सीन दूसरा हो गया। देखिए यहां पर क्या बात आ गई, यहां पर यह बात आ गई बबुआ कि देखो फादर का हुआ सन, सन की हुई शादी W1, ठीक, सन की हो गई डेथ, डेथ, तो ये क्या कहलाएंगी, विडो, विडो ऑफ S1, ठीक। अब इनकी भी डेथ हो गई, तो ये क्या कहलाएंगे, डिसीज्ड, हाँ है ना, ये डिसीज्ड हैं, इनकी ये रिलेटिव हुई, और एज पर सेक्शन 21 क्लोज 7 इनकी बात हम कर रहे हैं कि शी इज व्हाट, डिपेंडेंट, इनको डिपेंडेंट माना जाएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं, विडो ऑफ S1। ये भी हो सकता है, नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है, S1 का एक बेटा है S2 और इसकी वाइफ है W2, और S2 की हो जाए डेथ, तो W2 क्या कहलाएगी, शी विल बी कॉल्ड विडो ऑफ S2, बोलो है ना। एंड नाउ शी इज ऑल्सो द डिपेंडेंट ऑफ दिस डिसीज्ड। तो बेटे की बहू विडो W1 और पोते की बहू विडो W2, इनकी मेंटेनेंस की बात हम कर रहे हैं। तो बोलो हाँ है ना। ये पिक्चर क्लियर हुई नहीं बताइए पहले, अभी तक ये केस में घुसे या नहीं आप लोग, सिनेरियो समझ में आया या नहीं, क्या सिनेरियो है। अब दोनों विधवाओं को चाहिए क्या, झगड़ा किस बात का है, मेंटेनेंस का है। बहू की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो मांग रही हैं ससुर से। ससुर कहां चले गए, नरक या स्वर्ग, जहां पे गए हो, क्या छोड़ गए थे, प्रॉपर्टी, ठीक। तो ये क्या कहलाएंगी, ससुर की डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज्ड कहलाएंगी। और कब तक कहलाएंगी डिपेंडेंट, जब तक की पहली शर्त ये रही आपके सामने स्क्रीन पर, सो लॉन्ग शी डज नॉट रीमैरी, तब तक डिपेंडेंट कहलाएंगी जब तक कि रीमैरिज नहीं करती हैं। एज सून एज शी गोज फॉर रीमैरिज, जैसे ही इनमें से किसी ने शादी की, तुमने एक फिल्म देखी होगी प्रेम रोग, है ना, उसमें हीरोइन विधवा हो जाती है, जैसे ही वो ऋषि कपूर से शादी करेगी, नो शी इज नो मोर डिपेंडेंट, तो शी रिमेन्स डिपेंडेंट ओनली टिल शी रीमैरी। तो एक कंडीशन ये आ गई, बोलो हाँ है ना। आगे देखो, अब इसमें कुछ और भी है क्या, पढ़ते हैं रहा, देखिए वही बात होनी चाहिए, प्रोवाइडेड, वही सारी बातें, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट, अब नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट सो मेनी टाइम्स। उसका क्या मतलब है, शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड्स एस्टेट, अपने पति के एस्टेट से, और फ्रॉम हर सन और डॉटर और हिज और हर एस्टेट, अपने पति की संपदा से,
अपने बेटे, अपनी बेटी या उनकी संपदा से अगर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तभी। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह की कंडीशंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये देखा जाएगा कि देखो अच्छा भाई बहू है, ओके, क्या चाहिए बेटा? मेंटेनेंस चाहिए बाबूजी। अच्छा मेंटेनेंस चाहिए, मतलब बाबूजी कौन है यहाँ पर अभी? सीनियर बुजुर्ग एडवोकेट। ओके बेटा, बेटा शादी तो नहीं की दोबारा अभी? सर कर ली है। बाबा ऐसे फिर शादी कर ली, फिर भी लालची औरत मेंटेनेंस चाहिए? जब शादी कर ली तो फिर किस बात का मेंटेनेंस? यू आर नो मोर डिपेंडेंट। दूसरी वाली, बाबूजी मेरा, मैंने नहीं करी। अच्छा तू रुक जा। तो एक का तो यहां पर मामला खत्म होगा, ठीक है, कि देखो तुमने तो कर ली, दूसरा विवाह कर लिया, तो इसलिए तुम्हें नहीं मिलेगा। अब दूसरी आई कि मैंने नहीं करा अभी तक, कहना करना ही मत, डिपेंडेंट रहना है तो डिपेंडेंट रहना है, कहलवाना है तो शादी नहीं करनी, शादी करोगी तो डिपेंडेंट नहीं कहलाओगी। एक बात। अच्छा बेटा ये बताओ, जो तुम्हारे जो पति देव थे उनकी जो मृत्यु हो गई, हाँ हाँ जो उनकी हो गई, अच्छा बेटा उनका पेट्रोल पंप था एक, वो सब ठीक चल रहा है? हाँ वो तो वकील साहब ठीक चल रहा है वो। अच्छा कितनी इनकम हो जाती है महीने की? ये 2-4 लाख रुपए हो जाती है। यानी कि उसकी प्रॉपर्टी पैसे कहाँ आते हैं? वो तो मेरे पास ही आते हैं। लालची औरत, पढ़ इसको। यू आर गेटिंग मेंटेनेंस फ्रॉम योर हस्बैंड्स एस्टेट, देयरफॉर यू आर नो मोर डिपेंडेंट। समझे? तो अब मामला यहां खत्म हो गया, सही है? तो अब इन्होंने सोचा, दोनों विधवाओं ने, कि देखो इन वकील साहब को तो ये तो रिलीफ दिलाने से रहे, अब किसी और वकील से मिलते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं बताएंगे इस बार हम, सही है? तो ठीक है जी, अब पहुंची दूसरे वकील के पास। ओके, नाउ दूसरे वकील से उन्होंने ये वाली बात छिपा ली कि साहब दोनों की ही शादी नहीं हुई है। तो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, डिपेंडेंट की कैटेगरी में हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पति देव का जो पेट्रोल पंप था, वहां से कुछ कमाई हो रही है नहीं हो रही? नहीं बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कुछ दे के ही नहीं गया, कोई कमाई ही नहीं हो रही। कह रहे अच्छा फिर तो ठीक है, वाकई में सीरियसली यू आर डिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हारा बेटा कैसे क्या काम कर रहा है? जी वो तो बहुत बढ़िया जगह MNC में काम कर रहा है, भगवान को लाख दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, दिस है दैट है। अरे बड़ा खुश हो बेटे से? नहीं मेरा बहुत ख्याल रखता है, हर महीने मुझे 20,000 रुपये मेरे खाते में डलवा देता है। अच्छा ठीक है। और बेटी? नहीं बेटी भी अपने हिसाब से 10-5,000 रुपये कहती है। बट लालची औरत, नो मेंटेनेंस, नो डिपेंडेंट, यू आर गेटिंग मेंटेनेंस फ्रॉम योर सन और योर डॉटर, और नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी से। यू आर नॉट डिपेंडेंट, देयरफॉर यू विल नॉट गेट एनी मेंटेनेंस। समझ में आई बात? इस तरीके से मेंटेनेंस की वैल्यू है। आई बिलीव कि अब आपको याद रहेगा, सही है? अच्छा ये कौन है सफेद साड़ी में? अच्छा ये मेरे बेटे की विधवा है, मतलब पोते की बहू विधवा हो गई। अच्छा तुम्हारा क्या है? चलो जी इनसे ही पूछते हैं सवाल। तो 3 सवाल इनसे पूछेंगे। तुम्हारी शादी करी तुमने दोबारा? नहीं बाबूजी। चलो डिपेंडेंट कैटेगरी में बनी होगी। पति की संपदा से मेंटेनेंस मिलता है? नहीं बाबूजी, बनी हुई हो। बेटे से मेंटेनेंस? नहीं। बिटिया से मेंटेनेंस? नहीं। बेटे या बिटिया की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस? नहीं। अब एक बात बताओ, ससुर जी की प्रॉपर्टी से कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो फिर जो है आपको जो है फिर मेंटेनेंस आपको मिलेगा। तो इस तरीके से ये 2 विधवाओं की कहानी थी, जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से मेंटेनेंस लूज कर सकती हैं या मेंटेनेंस उनको मिल सकता था। अब देखो यही चीजें आपके प्रीलिम्स में आएंगी, यही चीज आपके मेंस में आएंगी। अब ये है कि आप कितना टेक्निकली इसको पढ़ते हैं, पकड़ते हैं किस तरीके से, ठीक है? वो छोटी छोटी लाइन दे देगा, एबल टू मेंटेन, नॉट एबल टू मेंटेनेंस, दिस है दैट है, किससे मेंटेनेंस मिल सकता था, किससे नहीं मिल सकता था। तो सारी चीज याद रखनी पड़ेंगी। हस्बैंड से नहीं मिलना चाहिए, पिता बेटे से नहीं, बेटी से नहीं, उन दोनों की संपदा से नहीं, एस्टेट से नहीं। और फिर पौत्र विधवा बहू के केसेस में उसके ससुर से भी कुछ ना मिला हो उसको एडिशनली,
ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तरकीब एक ही है, लिख लिख के याद करना है इसको बस। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलिए अब अगली कहानी पढ़ते हैं हम लोग। क्या रह गया अब? विडो हो गई। हिज और हर इलेजिटिमेट सन, इलेजिटिमेट सन भी हो सकता है सो लॉन्ग एज माइनर हो। बस बेटा कैसा है यहां पर इलेजिटिमेट, देखो जरा, ये है 8th कैटेगरी। 8th कैटेगरी में क्या आ रहा है? कौन से पुत्र की बात कर रही है? अधर्मज पुत्र, समझे, इलेजिटिमेट सन। और ये था 4th में, क्लॉज 4th, हिज और हर सन। यहां पर बात की गई थी लेजिटिमेट की, तो ये ध्यान रखना, उसको हम पहले कवर कर चुके हैं। यहां बात हम कर रहे हैं इलेजिटिमेट सन की। और उसी तरीके से हिज और हर इलेजिटिमेट डॉटर। और भैया और बबुआ मेरी बात लिख लीजिए, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछेगा क्या इलेजिटिमेट सन भी डिपेंडेंट हो सकता है। चलिए इसी कहानी सुनाता हूं आपको, है ना। एक थे राजा, उनका नाम था सौरभ, राजा सौरभ बोस। उन्हें शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक था, तो वो शिकार खेलने के लिए अपने दलबल के साथ निकल गए और पहुंच गए जंगलों में। लेकिन उनकी सेना जब तूफान सा आया तो वहीं रह गई, वो अकेले चलते चले गए आगे। अब जब आगे चलते चले गए, घोर घोर अंधेरा छाता चला गया, रात हो गई, तो फिर उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा। और फिर उस जगह पर उनको मिली एक सुंदर कन्या। सुंदर कन्या को देखते ही राजा को अपना आपा खो बैठा। उसको लगा कि बस आज तक का राजपाट सब बेकार, अगर ये कन्या मेरी पत्नी नहीं है तो बस फिर कुछ नहीं। उसने प्रपोज किया लड़की को, फिर उनका गंधर्व विवाह हुआ, ठीक। और गंधर्व विवाह करके अगले दिन राजा ये प्रॉमिस करके आ गया कि मैं तुम्हें अपने राजपाट में बुलाऊंगा। लेकिन फिर वो अपने राजपाट में आकर के राजा सौरभ बोस सब कुछ भूल गए और वहां पर वो लड़की हो गई प्रेग्नेंट। और अब उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है मुन्ना। तो अब मुन्ना क्या कहलाएगा? इलेजिटिमेट सन ऑफ राजा। यू गॉट इट? अब मुन्ना को चाहिए अपना अधिकार, मुन्ना को चाहिए पढ़ाई लिखाई, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब। क्या मुझे मच्छर काट रहे थे, मम्मी मुझे लेकर चलो, मुझे मेंटेनेंस चाहिए। अब भाई मुन्ना को चाहिए मेंटेनेंस। मुन्ना के आगे क्या लिखा हुआ है? इलेजिटिमेट। अब वो आ गया राज दरबार में, मुझे चाहिए मेंटेनेंस। कैसे है, क्यों चाहिए मेंटेनेंस? बेटा हूं मैं इनका। कौन सा विवाह, कब विवाह हुआ? गंधर्व विवाह हुआ था। तो गंधर्व विवाह को अब हिंदू मैरिज एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो बेटा तुम्हारी मम्मी की इनसे शादी तो हुई नहीं थी, तो ठीक है, आई एम इलेजिटिमेट सन और मुझे इसीलिए चाहिए मेंटेनेंस। कह रहे कोई नहीं मिलेगा इलेजिटिमेट मेंटेनेंस को। लेजिटिमेटेड सन की मेंटेनेंस दिया नहीं जा रहा इनसे, तुम हो रहा है लेजिटिमेट लेते हुए। सही है। राजा ने सुना, सीने पे हाथ रखा, अब स्वर्ग सुधार गए। अब क्या हो गए? डिसीज्ड हो गए राजा। राजा गए ऊपर, अब स्वर्ग नरक जहां भी जाना था, है ना। अब परलोकवासी होते ही उनका लड़का क्या बन गया? मुन्ना। इलेजिटिमेट सन ऑफ डिसीज्ड। चर्चा हो गई कि इसको अब मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तभी वहां पर एक काले कोट वाले संस्कारी विद्वान वकील साहब प्रकट होते हैं, डबल एस शशांक शेखर। और उन्होंने कहा कि देखो मेरी कानून की किताब में एक हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, उसकी है धारा सेक्शन 21 और उसकी क्लॉज पे पहुंच जाओ आप लोग 8th पर, 8वीं क्लॉज पे पढ़ो और तब आपको पता चलेगा इवन द इलेजिटिमेट सन कैन क्लेम मेंटेनेंस बिकॉज ही इज कंसिडर्ड टू बी the what he is considered to be the dependent on this. प्लीज लेट मी नो आपको यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। कम ऑन एवरीवन। चलिए साहब, अब जो मुन्ना है, मुन्ना बहुत खुश है
यस आई गॉट इट। तो अब चतुर कुछ बैठे होंगे उसमें, तो बेटा मुन्ना तुम कितने उम्र के हो, कितनी उम्र है तुम्हारी? कह रहे 19 के हो गए हैं हम। कह रहे इधर आओ, मेंटेनेंस लेगा, पढ़ रहा ढंग से, अपने काम की बात पढ़ता है बस। देख इलेजिटिमेट थे तुम, ठीक है, बट सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स ए माइनर, बिकॉज नाउ यू आर नॉट ए माइनर, देयरफॉर यू विल नॉट गेट, यू आर नॉट द डिपेंडेंट। तो फिर अब आप डिपेंडेंट नहीं हो, तो मुन्ना गो बैक टू द जंगल्स, ठीक है। लेकिन तुरंत वो जो सुंदर कन्या थी जिससे विवाह हुआ था वो प्रकट होती है, और वो उसके साथ में लेके आती लड़की को एक, ठीक। कि बात यह है कि कन्या भी है, कन्या इससे बड़ी भी है, इसको तो डिपेंडेंट मानो, लेकिन ये क्या है, ये है इलेजिटिमेट डॉटर। तो कहा कि देखो जब लड़का 19 साल का, 1 घंटा बड़ी सही, 1 मिनट बड़ी सही, लड़की तो आपकी बड़ी है, कि ना ना पंडित जी पढ़ो ढंग से, लड़की बड़ी हो या ना हो, so long she remains unmarried she can claim maintenance। तो in case of daughter, illegitimate daughter को मेंटेनेंस मिला, और इसके बावजूद मिला कि वो मेजर हो चुकी थी। क्यों मिला? बिकॉज शी वॉज नॉट मैरिड, वो मैरिड नहीं थी। तो ये हुआ ये कहानी। दिस वॉज क्लोज 9th। आई बिलीव आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको। तो किन किन को मिलेगा, कब कब मिलेगा, ये हमने डिस्कस करा अच्छे तरीके से। तो सेक्शन 21 डिस्कस करता है वो लोग जो डिपेंडेंट कहलाएंगे। सेक्शन 22 ये डिस्कस करता है कि कैसे मिलेगा, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स। तो सेक्शन 21 के बीच बीच में मैंने आपको सेक्शन 22 पढ़ाया था। अब मैं एक बार और सेक्शन 22 को दोबारा पढ़ा देता हूं, आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सेक्शन 21 इज फिनिश फ्रॉम माई साइड। हमने इसमें ये देखा, लिस्ट देखी कौन कौन कब कब हो सकता है, बस ठीक है। नाउ यू कम टू सेक्शन 22। सेक्शन 22 नाउ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। फिर भी पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 21 को समझने के लिए। लेट्स कम टू सेक्शन 22। Very very important for your prelims, very very important for your mains, and the question will come from the heading itself. Which section deals with the maintenance of dependents? This is section 2. Write down P for prelims here. And there are 4 clauses: number 1, number 2, number 3, number 4. So this is section number 1. अब ढंग से पढ़ना देखिए इसको। Subsection clause 1 and subsection 2. These 2 subsections should be read together. ध्यान रखना क्यों? Why? Because it is written here subject to the provisions of subsection 2. Subject to the provisions of subsection 2, the heirs of the deceased Hindu are bound to maintain the dependents of the deceased out of the estate inherited by them for the deceased. क्या है देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात लाइन के लिखी हुई है subject to the provisions of subsection 2। सबसेक्शन 2 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, या क्या होगा, हियर्स ऑफ द डिसीज्ड हिंदू, मृतक हिंदू के जो उत्तराधिकारी हैं, दे आर बाउंड टू मेंटेन द डिपेंडेंट्स। तो एक टर्म आई है हियर्स, जिनको प्रॉपर्टी डिवोल्व हो रही है, और एक टर्म आई है डिपेंडेंट्स। दीज हियर्स आर बाउंड टू मेंटेन डिपेंडेंट्स, यानी कि जिन लोगों को प्रॉपर्टी प्राप्त हो रही है वो लोग डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने के लिए बाध्य होंगे। दे शैल बी बाउंड। बाउंड का मतलब क्या हो गया, उनकी मैंडेटरी ड्यूटी हो गई है, बाउंड हो गई है। लेकिन बाउंड कैसे होंगे? आउट ऑफ द एस्टेट इनहेरिटेड बाय देम, जो संपत्ति उनको इनहेरिटेंस में आई है उसी से बाउंड है। और इसलिए हम कहते हैं इसको कि दे आर नॉट पर्सनली लायबल। दिस इज नॉट द पर्सनल ओब्लिगेशन। इसी के बेस पे कहा जाता है, क्योंकि देयर लायबिलिटी और देयर ओब्लिगेशन टू मेंटेन इज लिंक्ड टू द एस्टेट दे आर गेटिंग। जो प्रॉपर्टी उनको प्राप्त हो रही है उससे लिंक्ड है उनकी लायबिलिटी। नो प्रॉपर्टी नो लायबिलिटी, इट मींस नो पर्सनल लायबिलिटी। कोई पर्सनल लायबिलिटी है ही नहीं इसमें। कर लेंगे आप लोग, हाँ ना बताइए। तो सेक्शन 22 क्लॉज 1 क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, हाँ ना बताइए। नेक्स्ट इज दिस
अब आ जाइए क्लॉज 2 में। सब क्लॉज 2 क्या कहती है? वेयर ए डिपेंडेंट हैज नॉट ऑब्टेन्ड बाय टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन एनी शेयर इन द एस्टेट ऑफ द हिंदू डाइंग आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। देखो ये बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश करूंगा, ये ध्यान रखना। वेयर ए डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कौन सा व्यक्ति है? जो सेक्शन 21 में जिनकी बात की हमने, एक्ट का सेक्शन 21, हैज नॉट obtained and by testamentary or by intestate succession, has not obtained what any share। चलिए अब समझाता हूं क्या है। जो डिपेंडेंट, ऐसा नहीं है कि हर डिपेंडेंट को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। पहली बात तो सेक्शन 21 में डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब यहां पे क्या है? ए डिपेंडेंट हु हैज नॉट obtained any share in the property of the deceased। जब उसने, जो मृतक हिंदू है, उसकी प्रॉपर्टी से, देखो इतनी लाइन पढ़ो, बोर्ड देखो, हैज नॉट ऑब्टेन्ड एनी शेयर इन द एस्टेट ऑफ द हिंदू डाइंग, इसकी बात कर रहे हैं हम। जब डिपेंडेंट एज पर सेक्शन 21 ही हैज नॉट ऑब्टेन्ड एनी एस्टेट, एनी शेयर इन द एस्टेट, और कैसे प्राप्त किया हो? ना तो टेस्टामेंट्री तरीके से, टेस्टामेंट के द्वारा, यानी कि नीदर थ्रू ए विल, कोई वसीयत के नाम से प्रॉपर्टी नहीं आई है, और ना ही उसके पास इंटी स्टेट सक्सेशन है। तो ये कौन सा व्यक्ति है? साहब मैं डिपेंडेंट हूं। साहब नहीं, साहब, साहब मैं डिपेंडेंट हूं। कैसे डिपेंडेंट है? एज पर सेक्शन 21 डिपेंडेंट हूं। ओके साहब, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं मिली है, न वसीयत से मिली है, न सक्सेशन से मिली है, तो मेरा केस कवर होता है सेक्शन 22 की क्लॉज 2 में। तो मैं ऐसा वक्त का मारा हूं जो उन कैटेगरीज में आता है जिसको कोई प्रॉपर्टी, कोई भी शेयर मरहूम की प्रॉपर्टी से नहीं मिला है। तब क्या होगा? द डिपेंडेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम दोज हु टेक्स द एस्टेट्स। That dependent shall be entitled to maintenance from those who takes estate। वो जो डिपेंडेंट है, जो भी साफ कर रहा था आपको, जिसको कुछ नहीं मिला प्रॉपर्टी से, he or she is entitled to maintenance, उसको मेंटेनेंस प्राप्त करने का अधिकार होगा। किससे? Who takes the property, जिनको संपत्ति मिलती है। ये हुआ सब क्लॉज 2। तो सब क्लॉज 2 का मतलब समझ में आया आपको? प्लीज ही बताइए पहले, हाँ ना बताइए फटाफट। सब क्लॉज 2 समझ में आई? कम ऑन। चलिए, सो अब अगर आप सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 को एक साथ पढ़े, तो सब क्लॉज ने कहा यू आर द हियर, ठीक है, तुम डिसीज्ड हिंदू के हियर हो एंड यू आर बाउंड टू मेंटेन। जी जनाब, लेकिन तुम तभी बाउंड हो जब तुम कोई प्रॉपर्टी प्राप्त करते हो, समझे? और डिपेंडेंट भी तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे कोई शेयर ना मिला हो, ठीक है? बस ये ध्यान रखना। तो क्या इनको एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा? नंबर 1 कि डिपेंडेंट का क्लेम तभी बनेगा जब वो डिपेंडेंट एज पर सेक्शन 21 होगा। एक बात, डिपेंडेंट का क्लेम तभी बनेगा जब उसने ही हैज नॉट ऑब्टेन्ड एनी शेयर इन द प्रॉपर्टी। दो बातें, हियर इज बाउंड टू मेंटेन, लेकिन आउट ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, बस प्रॉपर्टी इनहेरिटेड नहीं है तो बाउंड नहीं होंगे। तो ये हुआ क्लब रीडिंग ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। आई बिलीव कि आप कंफ्यूज हैं या नहीं। अब आ जाइए सब क्लॉज 3 पर। लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द पर्संस हु टेक्स द स्टेट शैल बी इन प्रोपोर्शन द लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द पर्संस हु टेक्स द एस्टेट। अगर जॉइंट प्रॉपर्टी मिल रही है तो उनकी जो लायबिलिटी होगी मेंटेनेंस देने की, वो प्रोपोर्शन में होगी। जिसको जितनी रेशो में प्रॉपर्टी मिली है उसको उतनी ही रेशो में मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये बात करते हैं सब क्लॉज 3 और सब क्लॉज 4 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सभी कुछ पढ़ चुके हैं। पहली बात कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन 2 और 3, 2-3 में कुछ भी लिखा हो। 2 में क्या लिखा था? कब मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल होगा,
और 3 में क्या लिखा था प्रोपोर्शन में, नो पर्सन हु हिमसेल्फ इज ए डिपेंडेंट। समझे, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी तो मिली है लेकिन वो खुद डिपेंडेंट है और उस प्रॉपर्टी से उसकी अपने आप में आय सीमित है, अपने को ही सफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे को भले ही वो कंट्रीब्यूट करने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ए भी डिपेंडेंट है और बी भी डिपेंडेंट है। समझे, ए ने कहा बी से तुम्हें तो प्रॉपर्टी मिल गई, मुझे भी दो। तो कह रहे भाई मुझे प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक है, तू डिपेंडेंट है, ये बात भी सही है, लेकिन अगर मेरी भी मेंटेनेंस पूरी नहीं हो रही इस प्रॉपर्टी से, तो इस प्रॉपर्टी से मेरी मेंटेनेंस के बाद में कुछ सरप्लस होता मैं तभी तुम्हें दे सकता था, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और यही मैंडेट है सेक्शन 22 क्लॉज 4 का। तो इसी के साथ में आपका एक खत्म हुआ सेक्शन 22 क्लॉज 4। कम ऑन, हरी अप। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि विशुल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.